इटली में एल्पाइन ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 18 लोग बर्फ और चट्टानों के मलबे के बीच अभी भी फंसे हैं। देखिए रिपोर्ट। इटली में एल्पाइन ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इसकी चपेट में आने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इटली की सरकारी एजेंसियों के हवाले से जो खबर दी गई है, उसमें बताया गया है कि 18 लोग बर्फ और चट्टानों के मलबे के बीच अभी भी फंसे हैं। मरने वालों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। नेशनल एल्पाइन एंड केव रेस्क्यू कोर की टीम ने कहा कि जानकारी मिलते ही लोगों को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई। घायलों में से 2 को बुलेनो में अस्पताल ले जाया गया, वहीं एक की हालत गंभीर थी। उसे ट्रेविसो के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 5 लोगों को टेंट्रो के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं पुंटा रोका के पास इटालियन डोलोमाइट्स में सबसे ऊंचे मरमोलाडा पर्वत पर ग्लेशियर ढह गया। मरमोलाडा की ऊंचाई करीब 11,000 फुट है। मरमोलाडा चोटी इलाके में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 हेलीकॉप्टर और स्नीफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा किन कारणों से टूटा, इसकी जानकारी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने दी। तो यहाँ पर ग्लेशियर के टूटने से बड़ा हादसा हो गया है और वहीं वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इटली में पिछली गर्मी में भीषण गर्मी पड़ी थी और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का। चीन में चाबा तूफान की चपेट में आने के बाद तट पर एक क्रेन डूब गई। उसमें सवार कम से कम 27 लोगों के लापता होने की सूचना है। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण चीन के बीजिंग में ग्वांगडोंग प्रांत के तट पर चाबा तूफान की चपेट में आने के बाद एक क्रेन डूब गई और उसमें सवार कम से कम 27 लोगों के लापता होने की सूचना है। प्रांतीय समुद्र खोज एवं बचाव केंद्र ने ये जानकारी दी। बचाव के लिए भेजे गए 38 विमानों ने लापता लोगों की तलाश के लिए 14 चक्कर लगाए। यांगजियांग शहर के पास चाबा तूफान से बचाव करते समय क्रेन की लंगर की चेन टूट गई थी और निगरानी प्रणाली के माध्यम से क्रेन को खतरे में पाया गया, जिसके बाद क्रेन पानी में डूब गई। वहीं रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र के हवाले से कहा गया है कि 3 लोगों को बचाया गया है, बल्कि बाकियों की तलाश अभी जारी है जो लापता हो गए हैं। आपको बता दें कि इस साल के तीसरे तूफान चाबा ने शनिवार को ग्वांगडोंग के माओमिंग शहर के तटीय इलाके में दस्तक दी। हालांकि लापता लोगों के लिए खोज और बचाव के प्रयास अब भी जारी हैं। आपको बता दें, क्रेन के पानी में डूबने से खलबली मच गई। वहीं केंद्र सरकार की ओर से लगातार लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे, जहां पाकिस्तान में एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ये दुर्घटना रावलपिंडी के गैरसिन शहर से दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा की ओर जा रही बस में सवार 13 अन्य लोग घायल हो गए। क्वेटा से लगभग 350 किलोमीटर उत्तर में यह हादसा हुआ। खराब सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और जल्दबाजी में गाड़ी चलाने से अक्सर पाकिस्तान में घातक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं शुरुआती रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जैसे ही बस क्वेटा के पास पहुंची तो उस मोड़ पर बस चालक आकलन न लगा पाया, जिस वजह से वाहन ने नियंत्रण खो दिया और बस एक गहरी खाई में गिर गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने अब तक 20 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि 13 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलने के तुरंत बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा और शवों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सिविल अस्पताल झोंक के डॉक्टर्स का ये कहना है कि घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इससे पहले भी पाकिस्तान की इसी घाटी से कई हादसे सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया था कि जितनी भी यहाँ पर जो बस सुविधा आम जनता को दी जाती है, उनके चालकों को ये प्रशिक्षण दिया जाए कि किसी भी स्थिति में वो अपने आप को संभालने के लिए तत्पर रहे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल के कुल्लू में भयानक बस हादसे में करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें स्कूली बच्चे भी बताए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भयानक सड़क हादसा हुआ। कुल्लू में शैनसर से सेंज की तरफ आ रही निजी बस जंगला गांव के पास सड़क से नीचे गिरी। इस हादसे में बच्चों समेत 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी डीसी ने खुद खबरें अभी तक को दी है।
जानकारी के मुताबिक बस में 35 से 40 लोग सवार थे। वहीं बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने खबरें अभी तक को बताया कि हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। हादसे वाली जगह पर राहत एवं बचाव का काम जारी है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन के मुताबिक बस के नीचे काफी लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसा जिस जगह हुआ वो बेहद दुर्गम इलाका है। बस बेहद गहरी खाई में गिरी है और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। वहीं जब तक राहत बचाव कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मृतकों की संख्या को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि 20 जून 2019 को भी कुल्लू के बंजार में ब्योट मोड़ पर एक ओवरलोड निजी बस 500 फीट गहरी खाई में लुढ़क गई थी और हादसे में 44 लोगों की मौत हो गई थी। तो सैंज घाटी का जो ये रास्ता है अति दुर्गम स्थान में आता है। इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले भी सरकार की ओर से एक्सीडेंटल प्रोन एरिया घोषित किया जा चुका है। बावजूद इसके यहाँ पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। बरसात का मौसम शुरू होते ही हिमाचल में लैंडस्लाइड का दौर भी शुरू हो गया है और ऐसे ही भूस्खलन की एक डरावनी तस्वीर पांवटा साहिब से भी सामने आई। देखिए, हिमाचल में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला बारिश के साथ शुरू हो गया। तस्वीरें देखिए कि कैसे बारिश के बाद पहाड़ अपना ही भार नहीं सह पा रहे और भरभरा कर गिर रहे हैं। तस्वीरें पांवटा साहिब के, जहां नेशनल हाईवे 707 पांवटा गुमा सड़क पर एक पहाड़ देखते ही देखते सड़क पर आ गिरा। पहले पहाड़ से हल्के हल्के मिट्टी और पत्थर गिर रहे थे, लेकिन 20 सेकंड के बाद का मंजर कुछ ऐसा था कि देखने वालों की चीख निकल गई। पूरा पहाड़ धड़ाम से सड़क पर आ गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं जिस जगह पर पहाड़ी गिरी उसे चंद कदमों की दूरी पर लोगों के घर है। अगर पहाड़ी का छोटा सा भी हिस्सा लोगों के घरों पर गिरता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। नेशनल हाईवे 707 पर लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही बंद हो गई, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह लोग अपने घरों से काम पर निकले थे कि तभी अचानक लैंडस्लाइड हो गया, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। गुमा सड़क पर हुए लैंडस्लाइड में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो कि राहत की बात है। तो आपको बता दें पांवटा साहिब गुमा मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है। लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था और जहां पर लोगों ने आशियाने बनाए हुए थे वो उससे महज कुछ ही दूरी पर था। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानव्यापी मामले पर दायर मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू होगी और क्या कुछ रहेगा आज दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानव्यापी मामले पर दायर मुकदमे पर सुनवाई है। ये मुकदमा राकेश सिंह बनाम यूपी सरकार का है, जिसमें मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग की गई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से 30 मई को दलील पेश की गई और जिरह के दौरान इस मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई थी। आज पहले मुस्लिम पक्ष अपनी जिरह पूरी करेगा, उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। सुनवाई दोपहर 2 बजे के करीब शुरू होगी। वाराणसी में विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि आज जिला जज की अदालत में ज्ञानव्यापी मामले में राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य की ओर से अधिवक्ता कमीशन की कार्यवाही 7/11 मामले में सुनवाई होनी है। इस केस की याचिका में श्रृंगार गौरी के प्रतिदिन दर्शन की मांग को करते हुए याचिका दाखिल की गई। कोर्ट में ये याचिका 18 अगस्त 2021 को दाखिल की गई। इस मामले में 30 मई को लास्ट सुनवाई हुई थी और उस मामले में मुस्लिम पक्ष की बहस रह गई थी। संभावना है कि 1 या 2 दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से आर्ग्यू होगा। उनके आर्ग्यू के बाद हम लोगों की तरफ से आर्ग्यू रखा जाएगा। तो श्रृंगार गौरी में किस तरीके से अब आगे पूरा ये मामला रहता है, उनकी नियमित तौर पर पूजा अर्चना की जाती है ज्ञानव्यापी मस्जिद में, ये देखने वाली बात होगी जो कि सुनवाई में ही सामने आ पाएगा। रुक करेंगे अब हम अगली खबर का। अमरावती में हुए उमेश कोल्हे हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 7 आरोपी इस हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए। देखिए रिपोर्ट। अमरावती हत्याकांड का मास्टरमाइंड नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि हत्या के मास्टरमाइंड का नाम इरफान खान है। इरफान खान अमरावती के एक रहवर नाम का एनजीओ चलाता है। अमरावती में मेडिकल स्टोर चलाने वाले उमेश कोल्हे की हत्या का मास्टरमाइंड इरफान ही है। इरफान के कहने पर पहले गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। इरफान के आदेश के बाद इन 6 आरोपियों को बिना कुछ सोचे समझे ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया था। कुल मिलाकर इस हत्याकांड में अब तक 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इससे पहले उमेश कोल्हे हत्याकांड में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन पर आईपीसी की धारा 302, 120B और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिक तौर पर यह लग रहा था कि उमेश कोल्हे ने नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उसी कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया।
एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इन हत्यारों ने भी उदयपुर में की गई दर्जी कन्हैयालाल की तरह हत्या का पैटर्न तो नहीं बनाया था। इससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम भी जारी कर दिए थे। अब इसमें 7वां नाम भी शामिल हो गया है, जो कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और इसका नाम इरफान है। तो अमरावती हत्याकांड में 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उनसे पूछताछ जारी है। अब ऐसे में देखना होगा और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज होगा और आज 5 नए मंत्री शाम 5 बजे शपथ लेंगे। दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मान सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आज पंजाब में मान सरकार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में 5 नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है। 5 और मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मान के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत 15 की हो जाएगी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह पंजाब राजभवन में आज शाम 5 बजे आयोजित होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहला नाम डॉक्टर इंदरबीर सिंह का है, जो अमृतसर दक्षिण से विधायक है। दूसरा नाम अमन अरोड़ा का, जो संगरूर के सुनाम सीट से दूसरी बार विधायक चुनकर आए। तीसरा नाम फौजा सिंह सरारी का, सरारी गुरु हरसराय से विधायक है। चौथा नाम चेतन सिंह जोड़ा माजरा का, जो कि पटियाला से विधायक है। 5वां नाम अनमोल गगन मान का, जो खरड़ से विधायक है। इसी साल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में 10 विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। तो आपको बता दें कि शाम 5 बजे कार्यक्रम रखा गया है और कैबिनेट का विस्तार शाम 5 बजे होगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के एनआईटी सेक्टर 24 में रबड़ की कंपनी में आग लग गई, जिससे कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फरीदाबाद के एनआईटी सेक्टर 24 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक रबड़ की कंपनी में अचानक आग लग गई। आग का तांडव देखकर हर कोई हैरान था। आसमान में धुएं के काले बादल छा गए। वहीं आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। साथ ही आसपास के लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से कंपनी में रखा लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। हालांकि कंपनी मालिक को अभी तक कितना नुकसान हुआ है, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच राहत की बात ये रही कि आग लगने से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं आग लगने के असली कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस भी अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। हालांकि आग किस वजह से लगी है ये सामने नहीं आ पाया है, जांच में सामने आएगा। लेकिन इसी बीच कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। नूंह जिले के नगीना खंड के 52 गांव के लोगों की पेयजल की समस्या पूरी तरह दूर होने जा रही है। सभी गांव को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से तकरीबन 228 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है। नूंह जिले के नगीना खंड के सभी गांवों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से तकरीबन 228 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। यमुना किनारे सुल्तानपुर गांव से 8 बोरवेल लगाकर 800 mm की करीब 65 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर नगीना खंड के गाँव में पीने का पानी राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मामून खान ने विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र की जनता से जो वादा किया वह पूरा होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगीना खंड के 52 गांव में पेयजल की भारी किल्लत थी, जिस किल्लत से लोगों को जल्द ही राहत मिलने जा रही है। हरियाणा सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया है कि 2023 के आखिर तक इन सभी गांव में हर घर में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। विधायक ने कहा कि पाइपलाइन दबाने का काम पूरा हो चुका है, साथ ही तेज गति से काम चल रहा है। खास बात ये कि नगीना खंड के 52 गांव में सिंचाई का पानी बिल्कुल भी नहीं, तो वहीं प्रत्येक परिवार को महीने में 4-5 हजार रुपए का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। तो सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि हर घर और नल पहुंचे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता तब नजर आएगा जब सरकार की ओर से इसे लेकर कुछ जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले 5 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई गई। वहीं उत्तराखंड में भी आज से लेकर गुरुवार तक भारी बारिश हो सकती है।
मानसून की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में बारिश हो गई है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले कम से कम 5 दिन बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड में भी आज से लेकर गुरुवार तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले कम से कम 5 दिन खूब बारिश होगी। IMD ने 6 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बताया है कि मंगलवार और बुधवार को भी अधिक तीव्रता देखी जा सकती है। वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के मुताबिक देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर को सोमवार को भारी बारिश होगी। वहीं 5 से 7 जुलाई तक देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 7 जुलाई को पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। मानसून की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में बारिश हो गई है। आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से जहां पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ का कहर है, जिसमें मरने वालों की संख्या करीब 180 पहुंच गई है और 18 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।